नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। और हम लोग लास्ट सेशन में फिफ्थ में थे। कौन कौन पढ़ेगा? अजीत जी। सर मैं पढ़ूंगा। इन केस थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया तो मैं पास ऑन कर दूंगा सर। थोड़ा ठीक तबीयत है, डाउन है। कोई मैं दिक्कत बट नहीं है। आई ट्राई। हाँ हाँ, लेकिन सब लोग शेयर कर ले। उससे हाँ, अच्छा होगा कि यू फॉर 15 मिनट्स, अनदर पर्सन फॉर 15 मिनट्स, ऐसे कर लेंगे, है ना? आई ट्राई टू कंप्लीट सर। अगर बीच में कुछ हाँ, ये हो गया तो आई पास ऑन सर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से, थैंक यू। हाँ से सर। ये यहाँ से। हाँ, एक मिनट। The Honorable Minister from Tamil Nadu questioned the rationale of allowing deferred input tax credit for pipelines and telecommunication tower, but not for. अजय जी एक मिनट रुकिए, आप रहने दीजिए। आपकी तबीयत, आवाज ठीक नहीं आ रही है। कीर्ति जी। यस सर। कीर्ति जी पढ़ेंगे आप? सर आज मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रखा अच्छा, है। मोबाइल पे कनेक्ट करें। मनीष जी। Sir, यहाँ से। the हम्म। The Honorable Minister from Tamil Nadu questioned the rationale of allowing deferred input tax credit for pipelines and telecommunication tower, but not for other capital goods. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, रहने दीजिए। तो I will start. The Honorable Minister from Tamil Nadu questioned the rationale for allowing deferred input tax credit. Deferred input tax credit का मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट या तो आप स्टैगर्ड मैनर में ले लीजिए। जैसे टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाया, 100 करोड़ का है, तो हर साल 10-10 करोड़ देंगे, जो एक्साइज के जमाने में 50% कैपिटल गुड्स में लेते थे। For pipelines and telecommunications, but not for other capital goods. The secretary clarified that the credit was being staggered for these two categories of capital goods in view of the large amounts of ITC involved. लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सेक्रेटरीज कह रहे हैं कि ये हमने टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन का क्रेडिट को स्टैगर कर दिया, यानी कि मिलेगा जरूर आपको, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। क्या ऐसा लॉ बना है या कुछ अलग लॉ बना है? हेलो। इनफैक्ट पाइपलाइन और टेलीकम्युनिकेशन टावर का क्रेडिट ही ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आपको कानून दिखलाता हूं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, याद है आप लोग को? सॉरी, 17 में, सेक्शन 17 में। सेवनटीन सबसेक्शन 5, जिसमें ब्लॉक क्रेडिट है, और इसी में आपको मिलेगा कौन सा है? ये मोटर व्हीकल, ये एंगेज मोटर व्हीकल, ये तो एक्सेप्शन, फूड एंड बेवरेजेस, मेंबरशिप, ट्रैवल बेनिफिट्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट वेर इट इज इन दिस, ये भी हो गया। ये रहा, हाँ ये रहा। देखिए, लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर पे नहीं मिलेगा, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स पे नहीं मिलेगा, और पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इस पे भी नहीं मिलेगा। तो इनिशियली मिनट्स में तो यही डिस्कस हो रहा है कि हम देंगे क्रेडिट, लेकिन बाद में देखिए क्या हुआ। The Honorable Minister from Karnataka observed that no ITC was given on power transmission line through though GST could be levied on wheeling charges. The Chief Economic Advisor, Government of India, suggested to levy a low rate of GST on electricity to allow the block ITC in the power sector to pass through, and that this would address the problem of high cost of power generation. देखिए, मैं पढ़ भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ ना, इससे दिक्कतें आ रही है। सर वाणी ऑनलाइन पे है, शी कैन सपोर्ट। अच्छा, वाणी जी, वाणीश्री।
किसी को आगे आना होगा तभी इफेक्टिव होगा। यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, यहाँ से। आप बेटा है आपके साथ लग रहा है। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। Okay. The Honorable Minister from Tamil Nadu questions the reasonable for allowing deferred input tax credit for pipelines and telecommunication towers, हाँ, but not for other capital goods. The Secretary clarifies that credit was being staggered for these two categories of capital gain in view of the large amount of ITC involved. The Honorable Minister from Karnataka observed that no ITC was given on power transmission lines through GST could be levied on wheeling charges. The Chief Economic Advisor, Government of India, suggested to levy a low rate of GST on electricity to allow the blocked ITC in the power sector to pass through, and that would address the problem of high cost of power generation. एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक बार लॉ दिखाता हूँ। देखिए, किसके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक्ड है? टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब आप समझिए, ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जितने भी सिम है या एयरटेल, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का आउटवर्ड सप्लाई सारा टैक्सेबल है। ये म्यूट कर लीजिए मानी जी। टेलीकम्युनिकेशन का सारा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, तो इसका जितना भी इनवर्ड सप्लाई पे है उसको आईटीसी एलिजिबल है, यस और नो? सर, अब ये जब टेलीकम्युनिकेशन टावर खरीदते हैं, इसका आईटीसी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पहले ये कह रहे थे स्टैगर्ड वे में देंगे, इनिशियल 5th जीएसटी मीटिंग में, आगे चल के इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। तो देखना होगा किस मीटिंग में ये ब्लॉक हुआ है। अब आइए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कोई भी इक्विपमेंट यहां पर उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का आउटवर्ड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है एंड विच इज एग्जेम्प्ट, करेक्ट है? सर, अगर ये एग्जेम्प्ट है तो इसका इनवर्ड सप्लाई ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगा, ब्लॉक नहीं, इनएलिजिबल हो जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 2, 3 आप पढ़ेंगे रूल 42, 43 के अकॉर्डिंग, ठीक बात है? यस सर। अब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इसका कुछ शायद व्हीलर चार्जेस या कुछ इसको टैक्सेबल कर दो। अगर इसका कोई एक आउटवर्ड सप्लाई का कंपोनेंट टैक्सेबल हो जाता है जिसका टर्नओवर सिर्फ 1% है, तो उसको मैक्सिमम आईटीसी जो एलिजिबल होगा वो 1% होगा। यस सर। टर्नओवर के बेसिस पे। यस सर। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं था जो शायद तमिलनाडु वाले सजेस्ट कर रहे थे। अब इस पे आता है पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ये फैक्ट्री, ये एक्साइज का मैं कुछ केसेस बता रहा हूं आपको। ये पाइपलाइन किस चीज का होगा? पाइपलाइन किस चीज का होगा? हो सकता गैस लाइन सर, वेस्ट प्रोडक्ट का हो सकता है, हाँ, वाटर डिस्पोजल का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, और केमिकल तो केमिकल मतलब किसी। अब ये पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती है, फैक्ट्री के बाहर भी हो सकती है, ठीक बात है? जो फैक्ट्री के अंदर की पाइपलाइन है उसका क्रेडिट एलिजिबल है, फैक्ट्री के बाहर की पाइपलाइन पे उन्होंने क्रेडिट ब्लॉक कर दिया, ठीक बात है? अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग अपने क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, टाटा स्टील लिमिटेड के अपने माइंस हैं, कोल माइंस, और ये क्या करती है, कोल माइंस में ये जो ऊपर में जो चलता है इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, रोपवे।
रोपवे पे ये कोल यहाँ माइन से निकलता है, रोपवे से यहाँ आता है, इसका क्रेडिट ब्लॉक है या एलिजिबल है? ब्लॉक है। ये रोपवे ब्लॉक है या एलिजिबल है? एलिजिबल है। एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है। एलिजिबल है। कहाँ लिखा हुआ है? अगर ये टाटा स्टील रेलवे लाइन बनाती है और माइन से रेलवे पे आता है तो क्या ब्लॉक है या एलिजिबल है? हेलो सर, एलिजिबल। ये भी एलिजिबल होगा। जो ब्लॉक है वही, यही तो ब्लॉक है ना। चलिए मैं ही पढ़ता हूं। The chief economic advisor government of India suggested to levy a low rate of GST on electricity. किस पे लेवाई करने के लिए कह रहे हैं? लो रेट ऑफ, अच्छा जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी पे ही लग जाएगा, तब तो बात ही खत्म, तब तो उसको क्रेडिट हर एक इनवर्ट सप्लाई का मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज बोलना भूल गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का 100% इट इज एग्जेम्प्ट। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है? सर, एक इलेक्ट्रिसिटी ये भी ये सेल करते ना सर, ये शुगर फैक्ट्री मोलासिस के वो जनरेट करके, शायद वहां का हाँ, करते हैं, मारुति भी करती है। हाँ सर, हाँ वो सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन प्योर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 100% एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। जैसे दिल्ली में टाटा पावर डीएल लिमिटेड करके कुछ है, रिलायंस है बॉम्बे में, सब कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, 100% एग्जेम्प्ट है। आर दे रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड इन जीएसटी? यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर, यस सर। व्हाई? थ्रेशोल्ड से भी हो सकता है सर। थ्रेशोल्ड इनको करोड़ों रुपए के टर्नओवर, हाँ, लेकिन एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई सेक्शन 23 में नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, but still they are required to get themselves registered. Why? Because they, उन्होंने डायरेक्टर्स रखे हैं या नहीं रखे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज है, और रिवर्स चार्ज के कारण इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, सेक्शन 24। ओके सर। और उसका उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। चलिए, The secretary clarified that electricity duty was in Schedule 7 of the Constitution state list and that the present value chain was exempt from tax. अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं था, ये स्टेट लिस्ट में है, ये इसीलिए एग्जेम्पशन है। He added that, और इसके ऊपर जीएसटी लगाने के लिए फिर तो इसको स्टेट लिस्ट से हटा के इसको आर्टिकल 246A में लेके आना होगा, तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा जीएसटी। इनको लेके ही आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी में। And that the present value chain was exempt from tax. He added that even if ITC was allowed on capital goods in the power sector, it could not be used except possibly for wheeling charges. He also informed the council that the Ministry of Power had suggested levying a nominal rate of GST on electricity to enable power companies to use the credit to discharge their GST liability on miscellaneous activities like service tax on labor contracts. He observed that in such an arrangement, electricity duty would continue to be levied, and in addition, a low rate of GST could be levied as a pass-through for ITC. The Honorable Minister from Uttar Pradesh wondered why credit was being allowed to pipelines and telecommunication towers while it was not permitted earlier. Uttar Pradesh. The Secretary clarified that in GST regime, effort was to remove credit blockages to address the problem of tax cascading, and ITC was being allowed for these two sectors with this aim in mind. अब देखिए, इनिशियली वो चाहते थे इसके ऊपर जीएसटी क्रेडिट मिले। अच्छा सॉरी, अब क्यों? The chairman CBEC informed that ITC on capital goods was high and it amounted to about 25,000 crore, and out of this pipelines and telecommunication towers accounted for about 10,000 crores. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat observed that
for the first 5 years of GST implementation, it would be beneficial for states if ITC on pipelines and telecommunication towers was given in the first year itself, but it would create problems for them after the expiry of the 5-year compensation period. The Honorable Minister from Karnataka stated that telecommunication towers and pipelines were being extended the facility of ITC for the first time, and if they were also allowed to take this credit in a single year, this would lead to a double bonanza for these two sectors, which should be avoided. पहले मिलता नहीं था, अब दे दिया आपने. बोनंजा बोल के, सॉरी, बोनंजा का मतलब एक big prize money. The Honorable Minister from Uttar Pradesh reiterated that this provision should not affect compensation to states. अच्छा, आप सोच के देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं. ये कहना चाह रहे हैं कि हम कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे होगा. बेस ईयर प्लस 14% ग्रोथ के साथ. मान लीजिए 100 करोड़ आना चाहिए था, जीएसटी से उनको सिर्फ मिला 80 करोड़, तो कितना मिलेगा इनको कंपनसेशन के रूप में? 20 करोड़. अब अगर आपने आईटीसी टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन में अलाउ कर दिया, तो ये 80 करोड़ से 60 करोड़ हो सकता है. हाँ सर. कंपनसेशन का अमाउंट 40 करोड़ हो जाएगा. हाँ सर. क्या सेंटर इज रेडी टू प्रोवाइड अस द कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ 40 करोड़? बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा. The Honorable Minister from Uttar Pradesh suggested either not to allow ITC on pipelines and telecommunication towers or to extend compensation to states for an additional 2 years beyond the 5-year period. The Honorable Minister from Tamil Nadu requested for data regarding the amount of credit given to the entire capital goods sector. The Honorable Minister from Uttar Pradesh suggested to defer decision regarding ITC in respect of capital goods till data on the total quantum of ITC availed on capital goods was received from CBSE. The Council agreed to this suggestion. तो शुरुआत में तो ये चाह रहे थे कि फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट हो, ये भी रुक गया. Levy of late fees. As regards nomenclature, he explained that the expression late fee was used. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किस तरह की दंड का प्रावधान है जीएसटी में? अगर आप पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट है, लेट फीस है, सर, पेनल्टी है और प्रोसिक्यूशन है. ठीक बात है. इंटरेस्ट ऑटोमेटिक, लेट फीस भी ऑटोमेटिक है. पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग इश्यू करना पड़ेगा, यानी कि शोकॉज देना पड़ेगा, तभी पेनल्टी लगा पाएगा. इससे के लिए भी शोकॉज करना पड़ेगा, तभी प्रोसिक्यूशन हो पाएगा, और ऑब्वियसली कोर्ट की प्रोसीडिंग चलने चाहिए. तो लेट फीस इनकम टैक्स में है या नहीं है? है. अभी वो लेके आया है ना, 3-4 साल हुआ. 234F ना सर? 234F. अब लेकिन जीएसटी में तो शुरू से है, तो ये कह रहे हैं कि भैया लेट फी नाम क्यों रखा, पेनल्टी रखना चाहिए. तो वही समझा रहे हैं. As regards nomenclature, he explained that the expression late fee was used to enable charging this amount automatically through the IT system, whereas for levying penalty and notice would need to be given. ये टीडीएस के लिए. आज के डेट में टीडीएस किस रेट पे, किस थ्रेशोल्ड क्या है टीडीएस का? 2.5 लाख. और रेट क्या है? रेट क्या है? 2%. 2 है. 1+1. 1% है. 1+1. 1+1 है. ओके, चलिए, नहीं, कोई बात नहीं, मेमोरी साथ नहीं दे रही है. संतोष सर 1% है. 0.5. Yes sir. ओके, 0.5. अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, ये जो टीडीएस की कहानी है, किसको काटना होता है टीडीएस? फॉर एग्जाम्पल अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं को काटना पड़ता है. और ये बेसिकली जो टेंडर निकालते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये सबका, या बाकी लेबर कॉन्ट्रैक्ट ये सबका, इनका वो टीडीएस काट लेते हैं. करेक्ट? जी. इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ताकि ये पकड़े जाए. बराबर. अब इस पे देखिए क्या क्या डिस्कशन हुआ. The Honorable Minister from Jammu and Kashmir stated that laws should not be made to address the errant taxpayers, and that imposing TDS for all transactions would become very cumbersome. The Honorable Minister from Karnataka also warned that TDS on all government transactions would create a lot of workload for officers.
The CCT Karnataka stated that there was an alternative provision in the draft model GST law of giving a unique identity number which could be obtained by panchayat etc. and they could report their purchase at a fixed periodicity and upload it on GSTN for the purpose of matching. बड़ा अच्छा suggestion था लेकिन ऐसा हुआ नहीं. He added that this arrangement would be less onerous than TDS for all government transaction. आपको बड़ा सिंपल वे में बताऊं. आज सप्लायर मान लीजिए कोई है और रिसिपिएंट कौन हो गया? गवर्नमेंट. अब सप्लायर ने जो भी इसको सप्लाई किया है, अब इस रिसिपिएंट को टीडीएस काटने के लिए, टैक्स काटने के लिए इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 और टीडीएस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है. तो इनका एक सेपरेट है क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो करते नहीं है कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े. So they will separately register only for deducting tax. और इनका टैक्स काट के फिर वो टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे. ठीक बात है. वो शायद जीएसटीएस 7 है या 8 है और ये टीडीएस रिटर्न फाइल कर. अब ये जो कर्नाटका सजेस्ट कर रहा है कि इन रिसिपिएंट को ऐसा कीजिए, आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दीजिए. ठीक बात है. टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दीजिए. अब और इनको पोर्टल में अलाउ कर दीजिए कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल कर दे. आज जब वो 1 फाइल करता है सप्लायर तो इसके 2A या 2B में नजर आता है या नहीं आता? उसी तरह से रिसिपिएंट का मान लीजिए कोई फॉर्म नंबर 6 फाइल करता है या 7 फाइल करता है तो इस सप्लायर को नजर आने लगेगा, तो इससे मैचिंग हो जाएगा. आफ्टर दीज डिस्कशंस, तो पहले वो कह रहे थे कि 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो टीडीएस काटेंगे. रेट सजेस्ट कर रहे थे 4%, लेकिन अब डिस्कशन के बाद ऑल दिस डिस्कशन द काउंसिल एग्रीड दैट द लिमिट फॉर टीडीएस अंडर दिस सेक्शन शैल बी 2.5 lakh फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ सप्लाई एंड टू डिफाइन द टर्म गवर्नमेंटल एजेंसी इन सेक्शन 46 सबसेक्शन 1. फिर ये कंक्लूड किया. अच्छा ये देखिए, ये डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि हम लोग ये ऐड करेंगे एनी लाइसेंस फीस, यूजर चार्जेस, अदर चार्जेस अराइजिंग आउट ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रिलेटेड टू स्टेट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट मेजर्स. ये आपको कहीं मिला क्या जीएसटी लॉ में? स्टैट्यूटरी शेड्यूल 3 में है ही नहीं है. ये ओरिजिनली वो शेड्यूल 3 में डालना चाह रहे थे, शेड्यूल 3 में ये गायब है और मॉडल जीएसटी लॉ है नहीं हमारे पास जिसको हम पढ़ें. खैर, ये जो डिसीजन लिया गया वो है, इसको छोड़ देते हैं. एजेंडा 3 प्रोविजंस फॉर क्रॉस एम्पावरमेंट टू सिंगल इंटरफेस. अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ. He further stated that 5 ऑप्शन थे. He further stated that during the officers meeting, a view had emerged that for units with turnover less than 1.5 crore, the state administration could do a higher number of audits, and for taxpayers with turnover above rupees 1.5 crore. मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, याद है आपको? कि अप टू 1.5 करोड़ सेंटर 10% रखेगा, स्टेट कितना रखेगा? 90 और अबव 1.5 करोड़ में ऑड इवन कर दिया इन्होंने. ऑड इवन और इंडस्ट्री वाइज जो किया वो किया. On IGST, he observed that Article 269A of the Constitution vested the power of levy and collection of IGST with center. It might not be legally permissible to do cross empowerment, and that this issue need to be clarified from the law ministry. Okay. IGST का लेवाई करने का पावर किसके पास है? आईजीएसटी का लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया? सेंट्रल के पास, सेंटर ने बनाया है? क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है इसका? नहीं.
क्योंकि सेंटर ने बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो सीएसटी था वो किसने बनाया था? सेंट्रल पार्लियामेंट ने। Hmm. दिस लॉ वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, yes, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट स्टेट। तो यहां पॉसिबल है तो यहां क्यों नहीं पॉसिबल है? खैर इन्होंने डिस्कस तो किया ही है। द कमिश्नर that in CST, C forms were given by destination states and thus the buyer also became registered as interstate dealers. अच्छा, इसीलिए even if their subsequent transactions were only intrastate, whereas under GST a buying dealer alone would no longer require registration under registry unless he was also supplying interstate. Okay, देखिए CST में क्या होता था, दिल्ली से महाराष्ट्र गया, सी फॉर्म कौन इशू करेगा? दिल्ली वाले डेस्टिनेशन स्टेट्स लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन, हाँ ये इशू करेगा, ये इशू करेगा। यस महाराष्ट्र है ना? दिल्ली वालों को सेपरेटली सीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था यस यस सर, और वो स्टेट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाता था, सेंटर में थोड़ी करवाता था। हाँ इसको ऑटोमेटिकली पावर मिल गया था या नहीं मिल गया था एडमिनिस्ट्रेशन करने का? यस वो ऑडिट भी चलता था ना सर। हाँ, ऑडिट भी चलता था, तो ऐसा आईजीएसटी में है नहीं, इसीलिए नहीं है। The Honorable Minister from West Bengal stated that if a dealer from state X sold goods to state Y, the dealer in state X could use ITC of SGST for payment of IGST, and the administration of state X should have power to cross-check the correct availment of ITC. Reason समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि when state वाले ये कह रहे हैं कि जब SGST can be used for payment of IGST, देखिए मैं आपको आईजीएसटी का गुल्लक और एसजीएसटी का गुल्लक, गुल्लक मतलब आईटीसी, इसमें आईटीसी पड़ा हुआ है, लेडजर। अब अगर मान लीजिए आउटपुट टैक्स आईजीएसटी का है और वो 100 रुपया है, तो और उसके पास स्टेट का यूटिलाइज करता है, यानी कि एसजीएसटी यूटिलाइज करता है, कितना रुपया? 100 रुपीज, है ना? तो होता क्या है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, यहां से 100 निकाल के, क्योंकि 100 तो यूटिलाइज कर लिया ना, 100 हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो ये 100 रुपया स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से निकल के कहां चला जाएगा? आईजीएसटी एप्रोप्रिएशन फंड में चला जाएगा। तो स्टेट वालों को नुकसान हो गया। हाँ सर, यस तो स्टेट कह रहा है कि जब हमें नुकसान हो रहा है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी पावर दो कि हम इसको चेक कर सके कि वेदर इट हैज बीन करेक्टली यूटिलाइज्ड और नॉट। यस और ये तभी चेक कर पाएंगे जब वो ये चेक कर पाएंगे कि आउटवर्ड सप्लाई आईजीएसटी का है या किसी और चीज का है। बेसिकली इनडायरेक्टली दे वांट दैट एंटायर आईजीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड आल्सो बी गिवन टू द स्टेट। ओके सर। The Honorable Minister from Uttar Pradesh supported this view and stated that Article 258 of the Constitution permitted the central government to delegate its power to the states. अभी देखिए उत्तर प्रदेश ने लीगल एंगल भी बोल दिया कि भैया आर्टिकल 258 में डेलीगेट कर सकता है। The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that it was essential that the key processes under GST, namely registration, return, scrutiny, audit, enforcement, appeals, refund, and demand, should be conducted by one authority only, and to achieve such a single interface, a horizontal division was necessary, as suggested under option 2. He added that the word collected did not appear in Article 246A, which empowered collection of CGST and SGST. ऐसा है नहीं, कलेक्टेड है। आपके पास, निकालना पड़ेगा। अच्छा, है नहीं इसमें कलेक्टेड आर्टिकल 246A में। चलिए क्या कहना चाहते हैं फिर ये देखते हैं। The Honorable Minister from Uttar Pradesh observed that the same expression levied and collected was used in Article 269, and which states were empowered to collect CST. The CCT Karnataka explained that the expression levied and collected by the Government of India was common to Article 269 and 269A, and that the only difference was that
under Article 269, the tax was assigned to the state, whereas in Article 269A, the tax was apportioned between union and the states. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that except intelligence-based action, where both administrations should be empowered to act, in other cases there should be no dual control and process like registration, return, scrutiny, audit, appeal, demand, and refund should remain with the states to avoid dual control. He added that for audit, cross-empowerment could be considered, but expressed an apprehension that if auditable units were divided in the ratio of 60-40, the heavier cases above 1.5 crore would go more to the central administration in a disproportionate number. Further, the law itself provided the single interface model in respect of registration, as it provided that registration by one authority would be deemed to be the registration by the other authority, and cancellation by one authority would be deemed to be the cancellation by the other authority. ये तो registration में भी पूरे मतलब CGST या GST law में लिखा हुआ है कि अगर आपने registration C में लिया तो मान लिया जाएगा S में लिया, S में लिया है तो C में, जिसके पास administration है. He suggested that enforcement-based action shall lie with both tax administration without any restriction, and audit and scrutiny in a year should not exceed 5% of the total taxpayer base. और ऐसा ही है ना, जो इंटेलिजेंस है, स्टेट का इंटेलिजेंस आपके पास आ सकता है और सेंटर का इंटेलिजेंस भी आपके पास आ सकता है. आपका जुरिडिक्शन चाहे सेंटर के पास हो या स्टेट के पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. He further suggested that issuance of show cause notice, passing of adjudication order, etc., would be done by the same tax administration which conducted the audit, scrutiny or enforcement. ऐसा ही हो गया. जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वही SCN इशू करेगा उस ईयर के लिए, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए जुरिडिक्शनल ऑफिसर करेगा. ओके सर, ये हो भी गया, ये कंप्लीट है. तो वी कंप्लीटेड 5th GST काउंसिल मीटिंग. 6th GST काउंसिल मीटिंग मिनट्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं. माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हनी, टिम्बर, मेडिसिन मटेरियल, वो वैट के रिजिम में भी टैक्सेबल था और जीएसटी के रिजिम में भी टैक्सेबल है. सिर्फ वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से नहीं आता, अपने आप होता है. फिर जो इंपॉर्टेंट जो चीज हमने डिस्कस की, ये वाला कि एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा या नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एट दैट टाइम, लेटर ऑनरेबल अरुण जेटली सर, इंडिविजुअल के कोऑपरेटिव सोसाइटी इक्वल टू इंडिविजुअल. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है तो एग्जेम्पशन है. उसके बाद हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किया था वो ये किया था, मैं इसको बता देता हूं फटाफट. जो 6 मंथ का पीरियड था कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं आप 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा. ये आइडिया सिर्फ सर्विसेज के लिए आया था, गुड्स के लिए नहीं आया था. और मिनट्स में लिखा हुआ है कि गुड्स में चेक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए गुड्स की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ सर्विसेज में ही जरूरत है कि 6 मंथ के अंदर पेमेंट करना है. क्योंकि फेक इनवॉइसेस कंसल्टेंसी के नाम पे बहुत ज्यादा लोग एमआई कंसल्टेंसी के नाम पे इनवॉइस इशू कर देते हैं. तो अगर आपको कोई नोटिस आता है, एक केस हमने डिस्कस किया, सप्लायर रिसिपिएंट गुड्स का केस है. इसने 1 फाइल कर दिया, 3B फाइल कर दिया, लेकिन इसने पे नहीं किया, नॉट पेड, और 2 साल हो गए और इसने आईटीसी भी रिवर्स नहीं किया. पेमेंट रिवर्स करना था 6 मंथ के अंदर. पेमेंट नहीं किया ऑन बिहाफ ऑफ डिस्प्यूट्स, एनी रीजन. हाँ, फॉर एनी रीजन द पेमेंट वाज नॉट मेड. और लेकिन इसने आईटीसी रिवर्स करना था, आईटीसी भी रिवर्स नहीं किया, इवन आफ्टर 2 years, 6 महीने में करना था. एंड देयरफॉर ही यूटिलाइज्ड दिस आईटीसी. अभी सप्लायर ने 1 फाइल किया, 3B फाइल किया, तो इसके 2B में नजर आ रहा था, तो ही वाज एलिजिबल. ई-वे बिल भी है इसके पास. अब डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है कि आपको रिवर्स करना था, आपने रिवर्स नहीं किया, सबसे पहले तो रिवर्स कीजिए प्लस नोटिस फॉर पेनल्टी, पेनल्टी भी दीजिए, मैक्सिमम पेनल्टी लगा रहा है. तो ऐसे केस में यू कैन यूज दिस पैराग्राफ टू मेक पेनल्टी को 0 करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए. ऑफिसर नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी करेगा, और मे बी
ये आईटीसी को रिवर्स करना भी ना पड़े, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको अगर आप शो करते हैं रिट में तो शायद फायदा मिल सके। इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, रिफंड ऑफ टैक्स, इसमें कोई खास नहीं है। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, पीरियड ऑफ रिटेंशन अकाउंट्स 5 इयर्स, पहले 5 इयर्स वो डिस्कस कर रहे थे, फिर 6 इयर्स किया। कारण क्या था? क्योंकि रिविजनल अथॉरिटी के पास रिवीजन करने का पावर 3 साल है। एग्जाम्पल के तौर पे 2017-18 में अंडर सेक्शन जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है दैट इज Feb 2020, और 6 साल तक अगर आप अकाउंट रिटेन करते हैं तो ये कितना आएगा? फरवरी 2026। मान लीजिए DRC 07 पास हुआ, कब पास हुआ? ये 2019 में पास हुआ, 2019 नहीं, 2023 2005 30 सितंबर 2023 है ना। 73 करने के लिए और 74 करने के लिए लास्ट डेट क्या होगा? फरवरी 2025। ठीक बात है? यस सर। और ये आपके फेवर में पास हो गया। अगर ये आपके फेवर में पास हो जाता है, 2025 में पास हुआ, इसमें 3 साल जोड़ दीजिए रिवीजन करने का पावर, तो कितना आ जाएगा? फरवरी 2028 आ जाएगा। अब अगर आपने रिकॉर्ड फरवरी 2026 में डिस्ट्रॉय कर दिया है और रिवीजन वो 2027 में करता है, तो आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो कंटेस्ट कैसे करेंगे आप? ठीक बात है? तो इसीलिए ये जो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स है, जब रिवीजन का पीरियड भी चला जाए तब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करें। कम से कम 10 साल तो रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक बात है? तो इफेक्टिवली 9 साल हो जाएगा ना? 2 हाँ। 6 + 3। यस यस, 6 + हाँ। 5 + 3 8 इयर्स। चलिए, अरे जॉब वर्क का डेफिनेशन क्या है पता है आपको? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। जॉब वर्क का डेफिनेशन। जॉब वर्क, अच्छा। IJ, job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person and expression job work shall be constituted accordingly। तो बताइए, अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस करने के लिए देता है तो उसको हम जॉब वर्क मानेंगे या नहीं मानेंगे? यस सर। यस, एक्साइज में डेफिनेशन था ना सर। टू अनदर रजिस्टर्ड। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट और प्रोसेस करने के लिए देता है तो उसको जॉब वर्क मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ सर। नो, पढ़िए इसको। जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। प्रिंसिपल कौन होना चाहिए? प्रिंसिपल शुड बी रजिस्टर्ड। और जो जॉब वर्कर है वो यूआरपी या आरपी दोनों होना चाहिए, कोई भी हो सकता। मतलब प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट हियर। प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, तभी तो ये रिमूव करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, डिलीवरी चालान से रिमूव करेगा, ITC 04 फाइल करेगा, ये सब तो रजिस्टर्ड पर्सन ही कर पाएगा। करेक्ट सर। अच्छा, अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और ये जॉब वर्कर का जो रेट ऑफ टैक्स आया था, याद है आपको कि अगर RP टू RP अगर है तो रेट ऑफ टैक्स लो था, RP टू URP सॉरी URP है या URP टू RP है तो रेट ऑफ टैक्स हाई था। मैंने YouTube में वीडियो डाला था, देखिएगा जरूर उसको। अब यहाँ पे the definition of job worker should include unregistered person. The commissioner clarified that
made it clear that only a registered taxable person could send the goods for job work and not an unregistered person. तो ये बता ही दिया. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. मुझे एक बात बताइए, मैं अपना ई कॉमर्स, मेरा वेबसाइट है taxbykk.com. हाँ सर. अमेजन का भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक बात है? यस सर. इन दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? शायद वो उसमें here they are aggregators. एग्रीगेटर्स. हाँ. I am not aggregator. I am selling my own goods. तो मुझे क्या TCS लगेगा? नहीं. नहीं. इनको, अमेजन को TCS लगेगा? यस. यस. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन बिल्कुल साफ साफ शुरुआत से ही ऐसे है. Definition of e-commerce operator did not exclude those entities who sold their goods through their own electronic commerce operator. क्या चाह रहे थे ये वेस्ट बंगाल जी कि भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर में मैं खुद का गुड्स भी बेचूं, उसको भी ई कॉमर्स के डेफिनेशन में लेके आया जाए. ठीक बात है. The secretary to the council observed that in order to avoid confusion, it would be prudent to clarify that only aggregators would be treated as e-commerce operator and stated that the law committee of officers could examine this issue. TCS के लिए, basically TCS के लिए. ठीक बात है. ओके सर. आज सेक्शन 24 में किसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. Yes. बट विच e-commerce operator? Only aggregators. तो उन्होंने डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया हुआ है, आपको दिखलाता हूं, रुकिए. सेक्शन 24. ये देखिए, एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who is required to collect tax at source under section 50. ये बाद में आया है 1. देखिए कब आया है, 2019. उससे पहले तो आप अपनी वेबसाइट भी चला रहे थे तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी. आप अपनी वेबसाइट चलाइए, रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. अपनी वेबसाइट का पूरा मतलब सर? मतलब अपना ई कॉमर्स, मैं अपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू. हाँ. ओके. In other words, if I am an aggregator, then it is required. Provisional assessment. Now this is okay. मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ. Provisional assessment होता क्या है? If you have a doubt on rates of tax and valuation, ये ट्रांजेक्शन आपने कर लिया है, डन, लेकिन आप GST 1 नहीं फाइल कर पा रहे बिकॉज ऑफ द इश्यू ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स और वैल्यूएशन. You are not able to file 3B because of the rates of tax and valuation. Therefore, you apply for provisional assessment. ठीक बात है. Now, why there can be a doubt on rates of tax or valuation? Valuation में works contract, turnkey power projects, जिसमें उसकी वैल्यू के बारे में बाद में पता लगता है. तो ऐसे केसेस में this एक ऑप्शन is given to the taxpayers, then you can apply for provisional assessment. इसको अगर कंपेयर करें एडवांस रूलिंग के साथ, तो एडवांस रूलिंग और प्रोविजनल असेसमेंट में क्या फर्क है? यहां पर आप प्रोविजनल असेसमेंट में क्या पूछना चाह रहे हैं ऑफिसर से कि सर रेट्स ऑफ टैक्स आप डिसाइड कर दो, वैल्यू आप डिसाइड कर दो, उसके बेसिस पे हम लोग पेमेंट कर देंगे. फिर बाद में जब फाइनल जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन अगेन यू मेक द फाइनल असेसमेंट, और जो भी कम हुआ तो रिफंड कर दीजिएगा, ज्यादा हुआ तो ले लीजिएगा. ठीक बात है. ओके सर. एडवांस रूलिंग में यू हैव टू अप्लाई बिफोर द ट्रांजेक्शन इज बीइंग अंडरटेकन. ठीक बात. वी हैव टू रेज अ क्वेश्चन. यस, बट बिफोर द ट्रांजेक्शन. यहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, चल रहा है ट्रांजेक्शन, प्रोविजनल ऑनगोइंग. और यहां पर आप 7 इश्यूज के लिए जा सकते हैं. यहां पर सिर्फ 2 इश्यू है. ओके सर. ठीक, पढ़ते हैं. That such a provision could be used where test report for a product was awaited, as for example the value of bus bar कुछ होता होगा supplied to a state electricity board depended upon the copper content in the bus bar. The supplier could seek provisional assessment. अब यही रेट अगर तीन स्लैब होता तो ये सब की कहानी नहीं आती, रेट ऑफ टैक्स में इतना डिस्प्यूट नहीं आता.
The supplier could seek provisional assessment till such time that the chemical test report was obtained. The Telangana observed that there was an overlap in the concept of advance ruling and provisional assessment. The clarified that advance ruling covered 7 subjects, whereas provisional assessment was limited to 2 subjects, namely value of goods and the applicable rates of tax. The Uttar Pradesh observed that the commissioner should not have unlimited power to extend the period of provisional assessment and that he could have the power to extend it by another year. Clarified the commissioner's power was needed but could be exercised in a very limited cases, such as for turnkey projects where the final value of the project came to be known much later date. आज के डेट में क्या पावर है कमिश्नर को ये असेसमेंट को बढ़ाने की? सेक्शन 60 कितने साल के अंदर कंप्लीट करना है? प्रोविजनल असेसमेंट करने का पावर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, नॉट लेटर देन 90 days और देखिए ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है और कमिश्नर फर्दर पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 4 years, यानी कि अनलिमिटेड पावर नहीं है इनके पास. He further clarified that advance ruling was generally for a future activity, whereas provisional assessment was for ongoing activity. यहीं तक करते हैं हम लोग. पूछिए सर, जीएसटी में एग्रीगेटर का डेफिनेशन है सर? है. अच्छा, उसमें बिकॉज 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो जोमेटो है, स्विगी है, हाँ सर, जैसे एग्रीगेटर. हाँ, जैसे अब आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने वेबसाइट पे, जैसे एक वेबसाइट में ऑथर अलग होते हैं बट वो अपने वेबसाइट में वो बुक्स बेचते रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, तो वो एग्रीगेटर में आ जाते हैं क्या बोल के वो एक डाउट था सर. if I have my own website, I am launching my book as well as authored by someone books, तो उनका हो गया एंड तो मैं Yes. एग्रीगेटर में आ सकता हूँ डेफिनेशन, Yes. प्रोडक्ट डेफिनेशन में आ सकते हैं. अच्छा, आएंगे ही आप. जैसे ही किसी और का बेचने लगेंगे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, टीसीएस कलेक्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, ऑब्वियसली लिमिट के ऊपर अगर जाता है तो. लिमिट के ऊपर. थैंक यू लेकिन सर. रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी. रजिस्ट्रेशन इसीलिए हम लोग तो अपने वेबसाइट में किसी और का प्रोडक्ट बेचते ही नहीं. अच्छा, और एडवाइस भी यही करते हैं किसी और का प्रोडक्ट मत बेचिए. ओके ओके, थैंक यू सर. हेलो हाँ, काड़ू जी बोल रहे हैं, बोलिए. सर, नॉन पेमेंट में सप्लायर को क्या बेनिफिट मिलते हैं जो टैक्स नहीं भरेंगे फिर नॉन पेमेंट में? सप्लायर को क्या बेनिफिट मिलता है? सप्लायर को पेमेंट नहीं. सप्लायर ने तो जीएसटी का पेमेंट कर दिया ना, रिसिपेंट को रिवर्स करेंगे. अच्छा. नहीं, सप्लायर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. इट इज ओनली ए थिंग कि जीएसटी एक्रूवल बेसिस पे आ गया. सर्विस टैक्स कुछ केसेस में 50 लाख तक लिमिट में रिसीट बेसिस पे था, तो सप्लायर को या रिसिपिएंट को एक रिसिपिएंट के लिए इट विल एक्ट एज ए डिटरेंट कि सप्लायर को नुकसान ना हो, और रिसिपिएंट विल दिस प्रोविजन विल एक्ट एज ए डिटरेंट कि रिसिपिएंट विल बी कंपेल्ड टू पे टू द सप्लायर. सिर्फ इसलिए लेके आया, मतलब इंटेंशन यही थी इनकी. नहीं तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. ओके. चलिए.